नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज के इस छठे वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने न्यूटन की कहानी सुनी। इस वीडियो में हम आयलर की कहानी और उनके योगदान को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूटन का ध्यान बिंदु कणों अर्थात पॉइंट पार्टिकल्स की गति पर था, जबकि आयलर ने अपने काम को दृढ़ पिंडों और द्रव गतिशीलता अर्थात फ्लूइड डायनामिक्स तक बढ़ाया। दृढ़ पिंडों अर्थात रिजिड बॉडीज की गति के अध्ययन में आयलर का योगदान क्रांतिकारी था। एक घूमते हुए चक्के या एक लट्टू की गति को समझना बिल्कुल अलग चुनौती है। आयलर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और दो मौलिक समीकरण दिए जिन्हें आज आयलर के गति के नियमों के रूप में जाना जाता है। पहला नियम न्यूटन के दूसरे नियम का विस्तार था, जो बताता है कि किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला कुल बल उसके कुल द्रव्यमान और उसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। यह समीकरण दिखाता है कि भले ही कोई वस्तु कितनी भी जटिल हो, उसके सेंटर ऑफ मास की गति को समझना अपेक्षाकृत सरल है। दूसरा नियम घूर्णन गति अर्थात रोटेशनल मोशन के लिए था और ये आयलर की प्रतिभा का असली प्रमाण था। ये नियम बताता है कि किसी पिंड पर लगने वाला कुल बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क उसके कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इस समीकरण ने पहली बार घूमने वाली वस्तुओं की जटिल गति को गणितीय रूप से व्यक्त किया। आयलर ने यह भी दिखाया कि हर दृढ़ पिंड के तीन मुख्य अक्ष होते हैं, जिन्हें आज मुख्य जड़त्व अक्ष कहा जाता है। इन अक्षों के चारों ओर घूर्णन को समझना अपेक्षाकृत आसान होता है और किसी भी जटिल घूर्णन को इन तीन सरल घूर्णनों के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आयलर ने ही अपनी पुस्तक थियोरिया मोटिस कॉर्पोरम सोलिडोरम एसीयू रिजिडोरम में औपचारिक रूप से जड़त्व आघूर्ण अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया शब्द और अवधारणा का परिचय दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो माप है जो रोटेशनल एक्सेलरेशन के प्रति पिंड के प्रतिरोध को दर्शाता है। आयलर के कोण एक और शानदार आविष्कार थे। आयलर ने तीन कोणों की एक प्रणाली विकसित की, जिसके द्वारा किसी भी घूमती हुई वस्तु की स्थिति को पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है। इन कोणों को आज आयलर कोण यानी आयलर एंगल कहा जाता है और ये रोबोटिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और मोबाइल फोन में उपयोग किए जाने वाले जायरोस्कोप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्रव गतिशीलता अर्थात फ्लूइड डायनामिक्स के क्षेत्र में आयलर का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण था। न्यूटन ने ठोस वस्तुओं की गति को समझने का आधार दिया था, लेकिन तरल पदार्थों और गैसों की गति बिल्कुल अलग प्रकृति की होती है। पानी नदी में कैसे बहता है, हवा विमान के पंखों के चारों ओर कैसे प्रवाहित होती है, तूफान में बादल कैसे घूमते हैं। आयलर ने द्रव गति के लिए मौलिक समीकरण विकसित किए, जिन्हें आज आयलर समीकरण कहा जाता है। ये समीकरण बताते हैं कि किसी आदर्श द्रव अर्थात आइडियल फ्लूइड में प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी कैसे संबंधित है। आयलर ने यह भी पहचाना कि द्रव की गति को दो तरीकों से देखा जा सकता है। या तो हम द्रव के साथ चलते हुए उसे देख सकते हैं, या हम एक निश्चित बिंदु पर खड़े होकर द्रव को अपने पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। इन दो दृष्टिकोणों ने द्रव यांत्रिकी को समझने का नया तरीका दिया। आयलर ने जहाज निर्माण के सिद्धांतों पर भी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने ये समझाया कि जहाज को स्थिर कैसे बनाया जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो पलट न जाए, और ये कि जहाज को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि हवा से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इसी तरह उन्होंने प्रकाशिकी पर भी काम किया और लेंसों के डिजाइन को बेहतर बनाने में मदद की। उनकी 3 भाग की कृति डायोप्ट्रिका में लेंसों के डिजाइन, ऑप्टिकल सिस्टम की गणना और दूरबीनों व सूक्ष्मदर्शी के सुधार के लिए आधारभूत कार्य स्थापित किया गया। आयलर ने दूरबीनों और सूक्ष्मदर्शी के सुधार में योगदान दिया, जो विडंबना यह है कि उन्होंने ये तब किया जब वे खुद दृष्टिहीन हो रहे थे। कहते हैं कि जब उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई तो उन्होंने कहा, अब मेरा ध्यान कम भटकेगा। जब उनकी बाईं आंख की भी रोशनी चली गई तब तो उनकी गणितीय उत्पादकता और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आयलर के काम ने कुछ नई चुनौतियां भी सामने रखी। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध 3 पिंडों की समस्या अर्थात 3 बॉडी प्रॉब्लम को लीजिए। अगर आपके पास 2 खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी, तो न्यूटन और आयलर के समीकरणों का उपयोग करके उनकी गति को सटीक रूप से गणना करना संभव है। लेकिन जैसे ही आप तीसरा पिंड जोड़ते हैं, जैसे कि चंद्रमा, समस्या अचानक बेहद जटिल हो जाती है। आयलर ने इस समस्या पर काम किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इसका कोई सामान्य सटीक समाधान नहीं है। आज हम जानते हैं कि ये समस्या कैओटिक है, अर्थात छोटी सी अनिश्चितता बड़े परिणामों की ओर ले जा सकती है। द्रव गतिशीलता में भी आयलर के समीकरणों ने एक गहरी समस्या को उजागर किया। जब द्रव शांति से एक सीधी रेखा में बहता है तो आयलर के समीकरण बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन जब द्रव अशांत हो जाता है, जैसे कि तेज बहती नदी में या विमान के पंख के पीछे, तो समस्या बेहद जटिल हो जाती है। टर्बुलेंट की समस्या आज भी भौतिकी और गणित की सबसे कठिन समस्याओं में से एक है। आयलर के समीकरण टर्बुलेंट का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उन्हें हल करना इतना कठिन है कि आज भी शक्तिशाली कंप्यूटरों के युग में हमें अनुमानों और संख्यात्मक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। आयलर ने एक नया ऊर्जा आधारित दृष्टिकोण भी विकसित करने में मदद की। बाद में इटली के गणितज्ञ जोसेफ लुई लाग्रांज ने आयलर के काम को और आगे बढ़ाया और साथ में उन्होंने वो विकसित किया जिसे अब आयलर लाग्रांज समीकरण कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।